स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ लाइट 2। प्रिंटेड नोट्स आपके हाथ में हैं। प्रिंटेड नोट्स आपके हाथ में। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन अ कोलॉइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आज मेरे को मेहनत कम करना पड़ेगा क्योंकि कोलॉइड क्या है यहाँ का सब बच्चा जान रहा है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, और एक होता है लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली चीनी पानी, मिट्टी पानी और दूध। चीनी पानी क्या है? होमोजीनियस है। मिट्टी पानी क्या है? हेट्रोजीनियस है। पर दूध क्या है? कोलॉइड है। चीनी पानी तुमको दिखता है होमोजीनियस और सच में होमोजीनियस होता भी है। मिट्टी पानी दिखता भी है हेट्रोजीनियस और सच में होता भी हेट्रोजीनियस। पर दूध जो है ना, लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। दिखने में दूध होमोजीनियस है पर असलियत में दूध हेट्रोजीनियस होता है। आपको याद होगा टॉर्च मारे थे तो रोशनी छितर गया था, याद आ गया? तो आज इतना थोड़ी समझाएंगे, आज तो सब बच्चा सुन रखा है। सो टॉपिक इज व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आया रोशनी, क्या लगता है ये पार्टिकल से टकराने की वजह से रोशनी का क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग हो जाएगा। हर तरफ वो फैल जाएगा ना रोशनी। रोशनी क्या हो जाएगा? छितरा जाएगा, हर तरफ फैल जाएगा। इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आज मेरे को मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि एक पूरा क्लास दी है हम कॉन्सेप्ट देने में आपको। इसको टिंडल इफेक्ट। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। डिपेंड्स ऑन को गोल करो, डिपेंड्स ऑन को गोल करो, करो गोल। डिपेंड्स ऑन को गोल करो, कर लिए गोल। अब हम हिंदी में 3 बातें पूछ रहे हैं। अगर ये पार्टिकल्स आर वेरी फाइन तो विच कलर विल गेट स्कैटर्ड? लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। विच कलर विल गेट स्कैटर्ड? VIBGYOR. If the particle size are big enough, then which color will get scattered? Light of medium wavelength, मतलब yellow, green, orange, yellow, green, VIBGYOR. But if the scattering particles are very big, then which color will get scattered? जो हम बोल रहे हैं आज हमको समझाने की जरूरत है कि नहीं? आप बस बोलिए ना, याद आ जा रहा है सब बात? याद आ रहा है ना? 3 चीज पढ़ाए थे ना। तो अब आइए जरा, पहला पॉइंट क्या है? वेरी फाइन। क्या है? वेरी फाइन। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। वेरी फाइन को गोल करो। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज। लार्जर साइज को गोल करो। पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। सहमत हैं आप लोग? लॉन्गर वेवलेंथ को गोल करो। अब आइए तीसरा पॉइंट में, इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, मतलब ठीक ठाक बड़ा कि बहुते बड़ा? बहुते बड़ा। लार्ज इनफ को गोल करो। किए? देन द स्कैटर्ड लाइट अपीयर्स वाइट। वाइट को गोल करो और बाहर लिखो ऑल कलर। बताए थे वाइट मतलब ऑल कलर एंड ब्लैक मतलब नो कलर। अच्छी इसमें भर के लो ना पानी। वाइट मतलब ऑल कलर और ब्लैक मतलब नो कलर। ब्लैक मतलब नो कलर। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई
पढ़ देंगे पर थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं। गांव के ऊपर का आसमान में जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूशन तो है ही नहीं, तो क्या लगता है बिग पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, कि कोई पार्टिकल सस्पेंडेड ही नहीं है। पर शहर के ऊपर का आसमान में एयर पार्टिकल्स के अलावा कुछ और भी पोल्यूटेंट सस्पेंडेड है। मतलब सिर्फ एयर के फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं कि बिग पार्टिकल भी होता है? तो बिग पार्टिकल विल स्कैटर ओनली ब्लू की सम अदर कलर्स ऑल्सो। और अगर शहर का आसमान बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन से भर चुका है तो वेरी बिग पार्टिकल्स विल बी सस्पेंडेड एंड वेरी बिग विल स्कैटर विच कलर? तो आसमान लाल दिखने लग जाएगा। क्लियर हो गया बात? लेट्स कम। When sunlight passes through atmosphere, then fine particles in air scatter light of short wavelength. Fine particle को गोल करो, short wavelength को गोल करो। Fine particle को गोल करो, short wavelength को गोल करो। अच्छा, अगर हम डंडी मारेंगे ना तो बोलना सर आप समझा नहीं रहे, डंडी मार रहे हैं, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि बड़ी खक हो रहे थे हम फ्राइडे वाले क्लास में। फ्राइडे के बाद मंडे आया था, तो मंडे को तो मैथ्स में ही चला गया टाइम, फ्राइडे के बाद मंडे और फिर मंडे के बाद फिर आज वेंसडे आया। तो अगर हम डंडी मार रहे होंगे तो हमको टोक देना सर आप समझा नहीं रहे, खाली डंडी मार रहे हैं। पर हमको लग रहा है बड़ी खक हो रहे थे उस दिन। तो बोलो काम की बात क्या है? फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। गोल करो फाइन पार्टिकल्स को, गोल करो शॉर्ट वेवलेंथ को। नॉर्मली अगर पोल्यूशन नहीं है तो पार्टिकल्स कैसा है हवा में? फाइन ही है ना जी, जो कि गाँव में होता है, जो कि गांव में होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो कौन सा रंग स्कैटर होता है वहां पे? शॉर्ट वेवलेंथ वाला। तो शॉर्ट वाले कौन सा है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है? ब्लू। शहर के आसमान में फाइन पार्टिकल्स है कि अब बिट लार्जर पार्टिकल्स भी है, पोल्यूटेंट्स भी तो है ना, तो उनके कारण स्कैटरिंग सिर्फ ब्लू इंडिगो का होता होगा कि सम अदर कलर इज ऑल्सो गेटिंग स्कैटर्ड। पर शहर में मान लो खतरनाक टाइप से पोल्यूशन हो गया है, खतरनाक टाइप से, तो वेरी बिग पार्टिकल्स होगा, तो रेडिश या ऑरेंजिश दिखेगा। तो हम समझाएं कि नहीं ठीक से समझ आ रहा है सर? तो फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ, दैट इज रेड। लाल का उतना डोमिनेंस हो पाता है कि ब्लू का ज्यादा डोमिनेंस हो पाता है, ब्लू का ज्यादा डोमिनेंस हो पाता है। लेकिन हाँ, पॉल्यूशन हो, अगर ढेरे पॉल्यूशन हो गया है तो डोमिनेंस किसका होगा? रेड का। So the light entering our eyes is blue, hence the sky appears blue. एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो अब नोट में आओ। The sky looks dark to passengers flying at higher altitude. डार्क को गोल करो, हायर ऑल्टीट्यूड को गोल करो। हम उस दिन भी आपको पूछे थे कि स्पेस पे चले जाओगे जहां कोई हवा ही नहीं है, वहां पे साइंटिस्ट लोगों को आसमान कौन सा रंग का दिखता है? काला, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जब स्कैटरिंग पार्टिकल है ही नहीं तो ऑल कलर गेट स्कैटर्ड कि नो कलर गेट स्कैटर्ड? नो कलर गेट स्कैटर्ड। तो आप इस पॉइंट से भी सहमत है जो मैंने अभी आपको गोल करवाया? मैंने क्या गोल करवाया? मैंने आपको क्या गोल कराया? डार्क को गोल करो और हायर ऑल्टीट्यूड्स को गोल करो। सेकेंड पॉइंट, हाँ हाँ हाँ, हाँ, फोटोसिंथेसिस में दो चीज नहीं पढ़ना है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन पढ़ना है। जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो इनके प्रेजेंस में होते हैं, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन का भी तो जरूरत पड़ता है, रेड का। और जो डार्क रिएक्शंस होते हैं बिना लाइट के ही रिएक्शंस हो जाते हैं। तो दैट इज प्योरली बायोलॉजी, उसमें कोई फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डार्क रिएक्शन मतलब ऑल्दो सनलाइट नहीं है तो भी खाना बना लेता है पेड़, तो दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। उसमें यहाँ कोई पार्टिकल साइज वाइज का बात नहीं है, कोई विबग्योर वाली बात नहीं है। उसमें बस ये बोला जाता है कि सनलाइट की कमी में भी खाना बना लेता है। क्यों बनाता है? उसमें कुछ NADPH2 करके पढ़ना है, तो वो सब का कुछ प्रोडक्शन कर देता है। तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस पार्टिकल साइज या विबग्योर से कोई मतलब नहीं है उसमें कोई कलर से मतलब नहीं है। उसमें बस बोला जाता है कि अंधकार में भी कैसे बना रहा है और रोशनी में तो खैर बना ही रहा है। तो उसमें दैट इज द थिंग। उसमें कोई विबग्योर थोड़ी है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू कुछ वेवलेंथ का चक्कर है क्या सर? नहीं, वेवलेंथ का कोई चक्कर नहीं है उसमें। चलिए पॉइंट नंबर 2, द स्काई लुक्स लेस ब्लू ओवर द सिटीज। गोल करो लेस ब्लू, लेस ब्लू ओवर द सिटीज देन ओवर कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है शहर से बाहर, मतलब गांव देहात की बात हो रही है, वैलीज की बात हो रही है। कंट्री साइड का मतलब देश नहीं, देश से बाहर मतलब गांव के साइड में। देन ओवर कंट्री साइड बिकॉज एयर पोल्यूशन ओवर सिटीज कॉजेज लार्जर पार्टिकल्स टू बी प्रेजेंट इन द एयर अबव देम।
शहर का आसमान में कौन सा साइज का पार्टिकल्स है? लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स इन द एयर अबव देम. दिस पार्टिकल्स स्कैटर लाइट ऑफ अदर कलर ऑल्सो. गोल करो, अदर कलर ऑल्सो. So the scattered light has blue as well as some other color. Blue को गोल करो, some other color को गोल करो. ब्लू को गोल करो, सम अदर कलर को गोल करो. स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स दिया गया ना आपको, काइंडली इसको एकदम वर्ड टू वर्ड याद कीजिएगा, क्योंकि ना बच्चा को ना जब पढ़ाते हैं तो सुन तो लेता है, लेकिन कंफ्यूजन है. यहाँ 3 तरह का कॉन्सेप्ट. अभी कौन सा कंसेप्ट पढ़ा रहा है? पार्टिकलवा का साइज कैसा है. अभी थोड़ी देर बाद ना गजनी पिक्चर भी होने वाला है, याद आ रहा है? उसमें पार्टिकल साइज का कोई महत्व नहीं है, उसमें डिस्टेंस का महत्व है. क्या चीज का महत्व है? डिस्टेंस का. जितना डिस्टेंस तय करते गया, जितना डिस्टेंस तय करते गया, उतना उसका कपड़ा लत्ता खुलते गया. मतलब पहले भावना समझो, डिस्टेंस तय करते करते यहां तक आया तो सिर्फ उसका कौन सी बचल रह गया था? रेड बचा रह गया था, रेड. अगर और आगे जाएगा तो रेड वो उसका खुल जाएगा. भावना आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कोई कलर ही नहीं पता. तो वर्ड टू वर्ड काइंडली इस प्रिंटेड नोट्स को याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. तो द स्काई लुक्स लेस ब्लू ओवर द सिटीज एंड ओवर द कंट्री साइड बिकॉज एयर पोल्यूशन ओवर सिटीज causes larger particles to be present in the air above them. This particles scatter light of other color also. गोल करो other color also. गोल करो other color also. मिला स्टूडेंट्स? नहीं मिला? other color also. अदर कलर ऑल्सो. अच्छा कर लिए हो ना? बस ठीक है, गुड. अदर कलर ऑल्सो 2 बार टाइपिंग हो गया वहां पे, कर लिए हो ना? एक ही चीज 2 बार टाइप हो गया ना, तो दोनों बार करो. सो द स्कैटर्ड लाइट हैज ब्लू एज वेल एज सम अदर कलर ऑल्सो. सो द स्काई लुक्स लेस ब्लू. क्लियर है? अब आते थर्ड पॉइंट में. इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर, गोल करो नो एटमॉस्फेयर. If there had been no atmosphere, गोल करो नो एटमॉस्फेयर को, then the color of the sky would be dark. डार्क को गोल करो. एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो क्या हो जाता? डार्क हो जाता. नो कलर स्कैटर्ड. नो कलर मीन्स वहां पोल्यूशन कैसे होगा? वहां पोल्यूशन कैसे होगा? वहां कैसे पोल्यूशन होगा? तो पोल्यूटेंट्स का साइज पे डिपेंड करेगा. पोल्यूटेंट्स के कुछ है ही नहीं तो किस चीज में सस्पेंडेड रहेगा? वो सस्पेंडेड क्या चीज में रहेगा?
वो तो कहीं जाके गिर ही जाएगा, सस्पेंडेड थोड़ी रहेगा। चलो, इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर देन द कलर ऑफ स्काई वुड बी डार्क। थोड़ा एग्जाम का डेट को ध्यान में रखते हुए ही हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि नहीं वहाँ पोल्यूशन हो गया, तो उस सब का अभी टाइम नहीं है मेरे पास। स्पेस में कहाँ होता नहीं होता हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो पोल्यूटेंट्स कहाँ से सस्पेंडेड रहेगा। फिलहाल एग्जाम को ध्यान में रखते पढ़ा रहे हैं। डार्क होता है, हाँ भैया होता है, अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। वुड बी डार्क बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल देयर वुड बी कंप्लीट वैक्यूम। स्कैटरिंग पार्टिकल नहीं है, देयर वुड बी कंप्लीट वैक्यूम एंड हेंस नो स्कैटरिंग वुड टेक प्लेस। गोल करो, नो स्कैटरिंग वुड टेक प्लेस। क्लियर है स्टूडेंट्स के? हाँ, पार्टिकल्स ही नहीं है तो स्कैटरिंग कहाँ से होगा? स्कैटरिंग ही नहीं हुआ तो नो कलर। नो कलर मीन्स ब्लैक कलर, पढ़ाए थे ना, ऑल कलर मीन्स व्हाइट कलर एंड नो कलर मीन्स ब्लैक। अब आते हैं कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड एट सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? अब बताओ बाबू, पार्टिकल साइज का कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस व ट्रैवल्ड का कॉन्सेप्ट है? यही पढ़ने आए हो तुम कोचिंग में, यही सब समझने हम तुमको टोक टोक कर समझा रहे हैं। अब जो भी आंसर दोगे स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज को ध्यान में देकर दे रहे हो कि डिस्टेंस व ट्रैवल्ड। आइए, एट नून द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड then the distance traveled by the sunlight through the atmosphere is short। कम दूरी तय किया, short को गोल करो and so it comes across lesser number of particles। lesser number of particles को भी गोल करो। कम दूरी तय किया, कम दूरी तय किया तो lesser number of particles resulting in lesser scattering। तो बोलो कपड़ा लत्ता सब खुलेगा उसका? क्लियर हो रहा है ना? खाली जैकेट खुलेगा। भावना समझ रहे हो ना? लेस स्कैटरिंग। Thus during the noon the sun looks close to its actual color that is white। मतलब खाली जैकेट खुला, मोटा मोटी सारे ही कलर्स तुम्हारे तक पहुंच गए। छितरा कुछ की कुछ नहीं छितरा उसका, कुछ भी उससे जुदा हुआ कि जुदा नहीं हुआ? जुदा हुआ। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में। बट एट सनराइज एंड एट सनसेट इट हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस। गोल करो लार्जर डिस्टेंस को। किए? सो इट कम्स अक्रॉस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गोल करो, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को गोल करो। उसके बाद लिखा है विच स्कैटर मेनली ब्लू। बात मेनली ब्लू की क्यों हो रही है समझो। अगर उसका कपड़ा लत्ता खुलने का बारी आएगा तो सबसे पहले उसका ब्लू, वायलेट, इंडिगो ब्लू खुलेगा। तब तक तो वो पृथ्वी पे आ गया, तो हम लोग तक जब तक आया तो ग्रीन लाइट दिखा। ऐसा हुआ नहीं, अगर मतलब पृथ्वी आते आते तक ग्रीन, वो उसका स्कैटर हो गया तो हम लोग तक पहुंचा तो सिर्फ क्या पहुंचा? येलो, ऑरेंज और रेड। हम लोग यहां नहीं रह के अगर हम लोग और दूर रहते तो और वो दूरी तय करता, तो अब उसका कपड़ा लत्ता के साथ गंजी भी खुल चुका होता। भावना समझ रहे हैं ना? तो उसका अब येलो, ऑरेंज, रेड भी खुल गया होता। अगर पृथ्वी यहां होता तो वहां पे अगर मैं खड़ा रहता तो मेरे तक क्या पहुंचा? बोला उसका कुछ हो नहीं, सब तो छितरिए गया उसका। बट इन रियलिटी व्हाट हैपेंस कि हमारा पृथ्वी यहाँ है, जब तक वो आता है हम तक, तब तक उसका वायलेट खुला, इंडिगो स्कैटर हो गया, ब्लू स्कैटर हो गया, ग्रीन भी स्कैटर हो गया, और हम तक पहुंचा तब तक वो कम से कम जीन्स और चड्डी में है। भावना समझो। पर अगर मैं यहां नहीं होके मैं और दूर चल गया तो बोलो जीन्स भी उतर जाएगा, बस चड्डी में आएगा। और अगर मैं और दूर चल गया तो चड्डी भी चल जाएगा। मजाक नहीं चल रहा है, सीरियस बात समझ में आ गया? तो बोलो अभी जो तुम आंसर बोल रहे हो उस आंसर में पार्टिकल साइज की बात कर रहे हो क्या? डिस्टेंस ट्रैवल्ड की ये बात बोल रहे हैं। चलिए, बट एट सनराइज एंड सनसेट इट हैज टू ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस। लार्जर डिस्टेंस को गोल करो। कर लिए? बट एट सनराइज एंड सनसेट इट हैज टू ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस। बोलो अभी तो करवाए थे। ओके, लार्जर डिस्टेंस। सो इट कम्स अक्रॉस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच स्कैटर मोस्टली ब्लू। यहाँ मोस्टली ब्लू का मतलब ये नहीं कि ब्लू हो गया, उसका पहले जो खुलना था खुल गया। तो कौन सी खुला? उसका वायलेट, इंडिगो, ब्लू खुला। दैट इज लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। ये काम की बात है। ब्लू खुला कि स्मॉलर वेवलेंथ हुआ, उससे जुदा हो गया, तो स्मॉलर वेवलेंथ को गोल करो। Thus the light reaching our eyes is more of longer wavelength। हम तक जब पहुंचा तो सिर्फ कौन पहुंच पाया? उसका जीन्स और चड्डी। मतलब शॉर्ट वाला कि शॉर्ट वाला तो खुल के फेंका गया। शॉर्ट वाला पहुंचा कि शॉर्ट खुल के फेंका गया? हाँ, वो भी नहीं मिलता, इसलिए ना कुछ नहीं पहुंचता है।
इसीलिए ना एस्ट्रोनॉट्स तक कुछ नहीं पहुंचता है, वो इतना डिस्टेंस का भी तो कॉन्सेप्ट आ गया ना। वाइट कब दिखता है नहीं बताए हैं, दोपहर के टाइम में। क्यों दोपहर के टाइम में वाइट दिखता है? अरे भाई, अगर तुम पीला रंग का बल्ब खरीदोगे तो पीले लाइट ना प्रोड्यूस करेगा। यू आर गेटिंग कंफ्यूज स्टूडेंट्स। तुम खरीद के ही लाए हो पीला बल्ब, पीला ट्यूबलाइट, तो क्या होगा उससे? उसको बनाया ही ऐसा गया कि वो पीला को स्कैटर कर देता है, खत्म कहानी। ऐसा हुआ क्या कि हम ऑर्डिनरी बल्ब खरीदे सर, जलाएं तो लाल बत्ती निकलता है, कोई दिन हरा। अगर ये होता तब ना मैं टॉपिक पढ़ाता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नॉर्मल बत्ती खरीद के लाया सर, इस नॉर्मल बत्ती से, चलो इनका डाउट को सुनो, नॉर्मल बत्ती से ना सर आज लाल निकल रहा था, आज ब्लू निकल रहा था, चलो इसका भी आंसर दो। नॉर्मल बत्ती से ब्लू क्या निकल रहा होगा? बोलो पक्का आप कुछ दूरी पे खड़े होंगे उससे, आप तक जब वो पहुंच रहा है ब्लू स्कैटर होके आप तक पहुंच गया, आप बहुत दूर खड़े होंगे। लेकिन क्या लगता है नॉर्मल बत्ती में होगा ऐसा कि नॉर्मल बत्ती में तो डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल ना, हम उससे बहुत दूर है कि कितनों करिएगा तो वो पास ही कहलाएगा। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इतना बड़ा वैल्यू है कि उसके सामने आप अगर कहीं पे भी रहेंगे ना सर, अंटार्कटिका में भी चल जाइएगा ना, तो कहीं ना कहीं पास ही कहलाएगा। तो हम लोगों तक पहुंचता है कुछ भी जुदा होकर कि सब पहुंच जाता है, हम लोग तक सब पहुंच जाता है। क्लियर है? चलो ना, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई डज स्मोक, नहीं सॉरी, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड नहीं, ये तो हो ही गया। व्हाई डज स्मोक लुक्स रेड, ब्लू एंड व्हाइट, इसका रीजन बताओ जी। इसमें पार्टिकल साइज है। गैस चूल्हा जो घर पे चलता है उसमें वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वेरी फाइन पार्टिकल्स होने के कारण स्मॉलर वेवलेंथ गेट्स स्कैटर्ड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसलिए आंच जो है आपको ब्लू दिखता है। लेकिन वही टोपिया में अगर आटा उटा सट जाता है तो अब क्या हुआ? लाल आंच या काला आंच दिखता है, लाल आंच या काला आंच दिखता है। क्यों ऐसा हुआ? बोलो स्कैटरिंग पार्टिकल्स बिग वाले भी तो चिपक गए, बिग वाले भी तो जलकर स्कैटर हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो बोलो अब क्या पढ़ रहे हो वापस से, डिस्टेंस की पार्टिकल साइज। आइए, when smoke contains very fine particles of ash, then light of smaller wavelength gets scattered. Very fine को गोल करो, smaller wavelength को गोल करो, very fine को गोल करो, smaller wavelength को गोल करो। So it looks blue. If the particles of ash are larger, होलिका दहन वाला आग में कैसा साइज होगा पार्टिकल्स का? बड़ा। पार्टिकल्स ऑफ एश आर लार्जर, देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ गेट्स स्कैटर्ड। लार्जर को गोल करो, लॉन्गर वेवलेंथ को गोल करो, लॉन्गर वेवलेंथ गेट्स स्कैटर्ड एंड सो इट लुक्स रेड। होलिका वाला आंच लाल दिखता है ना। आगे पढ़िए, इफ द पार्टिकल्स ऑफ एश आर लार्ज एनफ होगा, वहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इफ द साइज ऑफ एश आर लार्ज एनफ, है ना, इफ द पार्टिकल इफ द साइज ऑफ एश आर लार्ज एनफ होगा, क्या होगा? आर लार्ज एनफ, देन लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ गेट्स स्कैटर्ड एंड स्मोक लुक्स वाइट। होलिका का आग वहां पे सादा दिखता है, मान रहे हो ना, सादा दिखता है। If the size of ash are large enough, R कर लेना, then the light of all wavelength gets scattered and the smoke looks white. Clear है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है danger signs are red in color, why? इसका एक अलग लॉजिक है। लाल बत्ती ऐसा है ना जी कि लाल बत्ती को कोई बेटा स्कैटर नहीं कर सकता है ना, लाल बत्ती को कोई स्कैटर नहीं कर सकता है। तो क्या मैंने यहाँ पे बोला कि पार्टिकल साइज की बात बोला कि लाल तो खुद ही लाल है, उसका लैम्डा ज्यादा है। लेकिन लाल बत्ती की जगह अगर ब्लू बत्ती लगाएंगे ना तो कुआसा, फॉग के कारण मुझे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ब्लू बत्ती जला रहे हैं, नॉर्मल बत्ती जला रहे हैं, तो नॉर्मल बत्ती की तो वेवलेंथ कम है, इट विल गेट स्कैटर्ड, इट विल गेट, तो हम तक पहुंचेगा नहीं, क्लियर विजन नहीं मिलेगा। लेकिन लाल बत्ती का तो लैम्डा इतना ज्यादा है कि पहले लाल स्कैटर होगा कि लाल को कोई स्कैटर ही नहीं कर सकता है। वहां वायलेट बत्ती लगाइएगा ना तो स्कैटर हो जाएगा, आप तक पहुंचेगा ही नहीं। इंडिगो बत्ती लगाइए, ब्लू बत्ती लगाइए, ग्रीन बत्ती लगाइए, येलो बत्ती लगाइए, ऑरेंज बत्ती लगाइए, ये सारे बत्तियां स्कैटर्ड हो जाएंगी तो आप तक पहुंचेगा नहीं। पर लाल बत्ती तो इट रिमेन्स कन्फाइंड देयर।
तुमको हम सीरियसली पढ़ा रहे हैं कि बमक के पढ़ा रहे हैं? सीरियसली, ताकि सीज का सीरियसनेस को समझो। भाई ये चैप्टर 3 चीज करके पढ़ाया था मास्टर। एक को पढ़ाया था पार्टिकलवा का साइज कैसा है, एक को गजनी पिक्चर पढ़ाया था, और एक को तीसरा पढ़ाया था कि वो लाइटवा खुदे लैम्डा ज्यादा है उसका, उस लाइट का लैम्डा खुद ही ज्यादा है। तो उसका लैम्डा खुद ही ज्यादा, तो लाल को भला कौन स्कैटर कर सकता है? लेकिन वहां लाल की जगह तुम ब्लू लाइट लगा दो ना, इट विल गेट स्कैटर्ड। तो क्वेश्चन है डेंजर साइंस आर रेड इन कलर, वाई? बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। लीस्ट स्कैटर्ड को गोल करो, मतलब उसको कोई स्कैटर ही नहीं कर सकता है। लीस्ट स्कैटर्ड को गोल करो। बाई फॉग और स्मोक, therefore it can be seen in same color at a distance। सेम कलर मतलब जस का तस, जैसा है वैसा ही दिखेगा। नाउ यूज ऑफ फॉग लाइट और अ फॉगी डे, इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा बताओ? बोलो फॉग लाइट में ऐसा रोशनी रहता है ना सर कि भले वो कुआसा से टकराए पर वो छितरेगा नहीं। तो बताओ क्यों नहीं छितरेगा? पार्टिकल साइज वाली बात है, डिस्टेंस वाली बात है, कि उसकी लैम्डा ज्यादा, ये बात है। कॉन्सेप्चुअली क्या अभी पढ़ रहे हो? क्लियर हो गया? बोलो वही पढ़ रहे हैं जो डेंजर साइन वाला पढ़ा है आप। चलो आते हैं। इफ नॉर्मल व्हाइट लाइट इज यूज्ड ड्यूरिंग ड्राइविंग, then tiny droplets of water present in the air on a foggy day would scatter missing है, would scatter लिख लो, missing है लिख लो, would scatter large amount of blue light। it would decrease, it लगा लो, बस सोडानी नाम है ना। It would decrease visibility, मान रहे हैं इस बात को? It would decrease visibility and hence driving becomes difficult। However, when orange oblique red light are used, they do not get scattered due to their longer wavelength lambda। Thus the driver can see clearly। एकदम सारी बात समझ आ रही है? 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है आपको इस चैप्टर में। पार्टिकल साइज कैसा है, दूसरा पढ़ा है गजनी पिक्चर, और तीसरा पढ़ा है उसका लैम्डा कैसा है। नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द सनलाइट रीचिंग द अर्थ लुक्स येलोविश। सूर्य की रोशनी सुबह और शाम के समय येलोविश क्यों दिखती है? हिंदी में बस बोल दूं? बोलो ये कॉन्सेप्ट है, गजनी पिक्चर है, जब तक आप तक पहुंचता है तो उसका वायलेट स्कैटर हो जाता है, इंडिगो स्कैटर, ब्लू स्कैटर, ग्रीन स्कैटर्ड, येलो रेड ऑरेंज ही आप तक पहुंचता है। अगर और दूर चल जाइएगा तो बस लाल दिखेगा, और दूर चल जाइएगा तो कुछ नहीं दिखेगा। सबसे पास चल जाओगे ना तो तुमको ब्लू रंग का सूर्योदय के समय रोशनी दिखेगा, सूर्योदय के समय रोशनी ब्लू रंग का दिखेगा। चलिए, when sunlight passes through various layers of atmosphere, then the light of shorter wavelength gets scattered को गोल करो। लिखना है तो लिख सकते हो कि उसका खुल के फेंका गया। हम काम की बात बोल रहे, मजाक नहीं किए। गेट स्कैटर्ड मतलब उसका खुल के फेंका गया उसका। दिस मेक्स व्हाइट लाइट डेफिशिएंट ऑफ, डेफिशिएंट मतलब क्या? उसमें कमी हो गई। सफेद में अब कौन कौन चीज खुल के फेंका गया? नीचे वाला। अच्छा ठीक है, नीचे वाला खुल के फेंका गया। वायलेट इंडिगो स्मॉलर वेवलेंथ वाला खुल के फेंका गया। नहीं तो ये बोल ही रहे वैसा नीचे वाला। दिस मेक्स व्हाइट लाइट डेफिशिएंट ऑफ लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। डेफिशिएंट मतलब क्या? उसमें इन सब चीजों की कमी हो गई ना। एंड द रिजल्टिंग लाइट रीचिंग अस इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। रीचिंग अस इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। हम तक जो पहुंचा वो कौन सा पहुंचा? जो नहीं फेंकाया, चड्डी और जीन्स के साथ पहुंचा। हमको बार बार चड्डी जीन्स बोलते थे कि आपको समझ है कि अच्छा बाकी छितर गया उसका स्कैटर, तो जब तक हम तक पहुंचा तो ठीक है। दैट इज येलो ऑरेंज रेड। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ये तो बहुत अच्छा समझाए थे जी। इधर हम बोले थे एक बात बताओ, अगर कोई चीज तुमसे दूर है, वो चीज अगर थोड़ा और दूर चल जाए तो उसकी ग्लो कम हो जाएगी, और वो चीज तुमसे पास आ जाएगी तो ग्लो बढ़ जाएगी। बट जो चीज नॉर्मली हर समय तुम्हारे आंखों के ही करीब रहता है, नॉर्मली हर समय तुम्हारे आंखों के ही करीब रहता है। आपको पढ़ाए थे कि आपको पढ़ाए थे? अच्छा इनको पढ़ाए थे। नॉर्मली आपके आंखों के ही करीब रहता है। अगर ये चीज किसी कारणवश थोड़ा दूर भी बन जाए, या ये चीज थोड़ा पास भी बन जाए, तुम्हें इसका ग्लो में कोई फर्क महसूस होगा क्या? लेकिन स्टार्स जो है ना यहाँ होते हैं। अगर ये स्टार किसी दिन पास आ गए और ये स्टार किसी दिन दूर चले गए तो तुम्हें उसका ग्लो
में फर्क दिखेगा, इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल करता हुआ दिखता है। और मैंने ट्विंकल का मतलब उसी दिन बताया था, ट्विंकल का मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं होता है, भकभुक भकबुल छोटा तारा ऐसा नहीं होता है, या तो भक होगा या तो भूख होगा। डायग्राम में बना रहा हूं, ये पृथ्वी, क्या लगता है पृथ्वी के बहुत दूर तक एटमॉस्फेयर के कुछ ही दूर तक है। यह है आपका स्टार, स्टार से रोशनी आई, क्या लग रहा है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, मतलब वहां की तुलना में यहां ज्यादा डेंस की ओर जा रहा है, वहां कुछ नहीं है वैक्यूम, पर पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो ज्यादा घना है ना हवा। एक बात बताओ, पृथ्वी से जो सटा हुआ परत होगा वो ज्यादा घना होगा कि पृथ्वी से ऊपर का परत ज्यादा घना होगा? सटा हुआ घना, मोर डेंस, कम घना, लेस डेंस, और भी कम घना। तो बोलो वहां से जब आ रहा है तो वैक्यूम से आ रहा है ना, रेयरर से डेंसर क्या आया, तो बताइए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया कि इसको कंटिन्यू करवा दे? बोलो टुवर्ड्स आया। फिर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को नया परत मिला उसे, जब एटमॉस्फेयर का नया परत मिला, एज इट इज कमिंग क्लोजर, और क्लोज आया एंड और क्लोज आया। अब आंख इसको जब रिट्रेस करता है तो आंख को तारा दिखता यहां है, पर तारा है यहां, एस डैश पे कि एस पे है? दिस इज कॉल्ड एपरेंट स्टार। व्हाट इट इज कॉल्ड? आपको हम हमेशा ये भी पढ़ाते हैं जब भी स्टार पढ़ा रहे होते हैं, ये मछली से रेज निकला, सीधा गया कि अवे फ्रॉम नॉर्मल गया? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है ना, आंख है ऑब्जर्वर का, वो कहाँ है, पर जिस चीज को देख रहे हैं वो कहाँ है? डेंसर में। एक और रे ऑफ लाइट आया, टकराया, आंख इसको रिट्रेस किया तो आंख को क्या लगा कि फिश कहाँ है? एफ डैश पे इंस्टेड ऑफ एफ। यहां क्या है, देखने वाला ऑब्जर्वर है रेयरर में, वहां जिसको देख रहे हैं वो रेयरर में, जिसको देख रहे हैं वो रेयरर में, क्योंकि यहां तो हवा ही नहीं है, वैक्यूम है। देखने वाला इंसान पृथ्वी पे है, डेंसर, वहां जिस चीज को देख रहे थे वो डेंसर में था। सर बहुत मिक्स कर दे रहे सर, नहीं समझ आ रहा है, क्लियर है? सो इन दिस केस थिंग्स कम्स क्लोजर, in this case things go, the apparent image is there, here is also apparent image, but here the apparent image is away and here the apparent image is close to us, close to us। तो किसी दिन किसी कारणवश जिस माध्यम से हम देख रहे हैं, हवा के माध्यम से, वो हवा के सर्कमस्टांसेस तो बदलते रहेगा ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कीप चेंजिंग, तो जिस माध्यम से देख रहे हैं वो माध्यम में अगर बदलाव आया तो तारा यही कि किसी दिन आगे भी हो सकता है भक, और किसी दिन पीछे चल गया भूख। हर तारा भकभुक होता है कि हजारों लाखों तारों में से कोई एक तारा, मुझे नहीं समझा, खटिया लगा के सुतल रहना, कभी कोई दिन होगा भाई ज्यादा ग्लो कर गया, अचानक से भक हो गया, या कम ग्लो कर रहा है, भूख हो गया, तो इट्स एपरेंट इमेज अगर किसी दिन ऊपर चला गया, क्योंकि जिस माध्यम से देख रहे हो माध्यम कीप चेंजिंग ना। पर प्लैनेट्स को अगर तुम देख रहे हो, शाम के समय कौन सा प्लैनेट दिखता है? माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर, वेरी वीनस दिखता है। वेस्ट की तरफ सबसे पहला जो प्लैनेट दिखता है आसमान में, हम उसको तारा बोल देते हैं, पर वो वीनस होता है। वो कभी भी भक भूक नहीं होता है, कारण इट इज वेरी क्लोज टू अस। सो इवन इफ इट्स एपरेंट इमेज, इवन even if मनीष क्या उंगली करेगा भाई? ओके, तो क्या लगता है प्लैनेट्स का एपरेंट इमेज नहीं बनता होगा? बोलो बनता तो जरूर होगा, बट वो अभी भी स्टिल इनसाइड योर साइट है कि आउटसाइड योर साइट चल जाता है? तुम्हारी दृष्टि के ही अंदर रहता है कि दृष्टि से बाहर चल जाता है? प्लैनेट का भी एपरेंट इमेज बनता है ना, पर प्लैनेट्स के एपरेंट इमेज में किसी दिन शिफ्ट जो आता है ऊपर नीचे, क्या लगता है एकदम दृष्टि से बाहर का शिफ्ट है कि समवेयर विद इन द लाइन ऑफ साइट ही है? क्लियर है? चलिए तो पढ़ रहा हूं मैं। प्लैनेट्स आर क्लोज टू अस, प्लैनेट्स आर एज कंपेयर टू द stars, planets are close to us as compared to the stars, their apparent position also changes। वो लोग भी भगभुक करता है, भगभुक मतलब आगे पीछे होता है, पर
ऑल्सो चेंजेस विद द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लिखा हुआ है चेंज इन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. हाउएवर द साइज ऑफ देयर apparent image is still fairly large such that it seldom falls outside the line of sight. seldom मतलब कभी कभी, rarely falls outside the line of sight. तुम्हारी दृष्टि से बाहर की दृष्टि में ही रह जाता है. बोलो. अरे नहीं चचा, बाहर काहे जाएगा चचा, तुम ऐसा बात बोलोगे भाई. नहीं जाता है, वो हर समय वही रहता है, इसलिए ना भगभुग ग्लोइंग इफेक्ट नहीं होता है. क्लियर है ना. seldom falls outside the line of sight, hence they do not twinkle. क्लियर है. नेक्स्ट, why do faces of person sitting outside a campfire appear to shimmer? explain. आप हिंदी फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देखते होंगे, स्टार प्लस वाले सीरियल्स में डेड बॉडी जल रहा है, सब लोग रिलेटिव्स लोग खड़े हैं और कैमरा का एंगल ऐसे होता है. कैमरा इधर से दिखा रहा है उस तरफ के लोगों को, आग के माध्यम से उस तरफ के लोगों को दिखाया जा रहा है. आप समझ पा रहे हैं. यहाँ से स्टार प्लस का सीरियल याद आ गया. कैमरा ऐसे दिखा रहा है, आग जल रहा है, सब लोग टोटली व्हाइट ड्रेस में हैं. रियल लाइफ में तो कभी व्हाइट ड्रेस में देखे नहीं सब लोग को, बट सिनेमा में और स्टार प्लस में सब लोग स्टार प्लस में व्हाइट ड्रेस में. कैमरा, आग जल रहा है, डेड बॉडी जल रहा है, उस तरफ के लोगों का चेहरा क्लियर होता है कि व्हाइट हैपेंस, व्हाइट सिमर्स. कम ऑन टेल मी. या भूताहा सीरियल वीरियल देखते हो, सीआईडी वाईडी टाइप का सीरियल में, तो दिखाता है कैंप फायर कर रहे हैं कुछ लड़के लड़कियां. पटवारी खुश हो गया. तो उस तरफ और इस तरफ का जब सीन दिखाता है कैमरा से, तो उस तरफ वाले लोगों का चेहरा हिल रहा है. व्हाट इज द रीजन? हवा के माध्यम से देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर है, हवा वहां पे सेम रह पाता होगा कि हवा तो गर्म हवा भी है, हॉट एयर विल राइज अप, और वो लगातार एयर का फ्लो है, तो एक स्टैग्नेंट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है कि वो एयर ही कीप्स चेंजिंग. मतलब कॉन्सेप्ट यही वाला है, पर इसमें इतना हड़बड़ाहट में हवा हिल रहा है कि वो आगवा वाला में हड़बड़ाहट में हिल रहा होता है. जो डेड बॉडी वाला सीन दिखाता है उसमें एकदम क्लियर है, जिस माध्यम से देख रहे हो वो डिस्टर्ब्ड है. इसमें भी तो कॉन्सेप्चुअली यही पढ़ाया गया था कि जिस माध्यम से देख रहे हैं वो डिस्टर्ब्ड है, पर ये इतना डिस्टर्बेंस, बहुत एकदम ऑफन डिस्टर्बेंस आ रहा कि रेयर डिस्टर्बेंसेस आता है. पर वहां जो सिनेमा में दिखाता है कि डेड बॉडी जल रहा है, चिता जल रहा है, उसमें तो हॉट एयर है, एकदम बहुत एजिटेटेड है ना, तुरंत हिल रहा है पूरा. तो जिस माध्यम से देख रहे हैं वो माध्यम ही डिस्टर्ब्ड है, इसलिए एक जगह दिखता है कि बहुत जगह भगभुक भगभुक हो रहा है, इसलिए क्लियर नहीं दिखता है. समझ रहे हैं ना. चलिए, the rays reflected from the face of person sitting outside around the campfire suffers refraction on passing through hot air. On passing through hot air, काम की बात ये है. On passing through hot air, on passing through hot air, गोल करो. आगे सुनिएगा. Does we see apparent image of the person? गोल करो. apparent image of the person. इंसान का असली चेहरा दिखता है कि नकली चेहरा दिखता है? Hence we see apparent image of the person. Since hot air is in motion, motion को लाइन करो बाबू, सबसे काम का बात आ गया. Hot air is in and its density changes. Density changes को भी गोल करो. एक समान है कि वो बदल रहा है लगातार. Which in turns shifts the image rapidly. Shifts the image को भी गोल करो. हिंदी में तुम समझ ही गए तो कि हाँ, इमेज वहीं का वहीं नहीं है, इमेज लगातार हिल रहा है, इमेज लगातार हिल रहा है, इमेज लगातार हिल रहा है. Does this rapidly shifting image gives a shimmering effect? इसी के कारण वो हिलता रहता है, इसी के कारण वो हिलता रहता है. Next, why does a fisherman aim at the tail of a fish during spear fishing? ये मछली पकड़ते समय मछली का पूंछ पे क्यों निशाना लगाना चाहिए? Actually the thing is, पूंछ को निशाना लगाओगे तब उसका मुंडी फंसेगा, क्योंकि तुमको मछली यहाँ दिख रही है, मछली तो यहाँ है नहीं. ध्यान से सुनना. अगर उसका मछली का पूंछ पे निशाना लगाओगे, ये क्वेश्चन पूछने का अर्थ क्या है पहले समझो. इस क्वेश्चन को पूछने का अर्थ क्या है कि मछली ना ऊपर आ गई है खाना देखकर, ये है असली वाली मछली. कैन यू सी व्हाट आई एम सेइंग? ठीक, मछली ऐसी होती है ना, समझ रहे हैं ना. तुम कांटा डाले, तुम्हारा कांटा जो तुम डाले ऐसे करके, उसमें आके मछली फंसेगी तो तुम ऐसे खींच लोगे. स्पेयर फिशिंग का ये मतलब है. स्पेयर फिशिंग का मतलब हम नॉर्मली तालाब में मछली ऐसे जो बहते रहती है, ये मछली की बात नहीं हो रही है, वो तो डायरेक्ट हाथ से निकाल देता है. स्पेयर फिशिंग का मतलब फिल्मों में नहीं देखते हो, कांटा ऐसे डाला तो मछली फंस गई,
ऐसे ऐसे गोल गोल भी करता है, टर 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 आ जाती है। इस मछली की बात हो रही है कि इस मछली की बात हो रही है? तो तुम तो भैया ई मछली पकड़ना चाह रहे हो, पर ये मछली जो है यहाँ, तुम्हें यहाँ दिखती है कि हमें तो सर थोड़ा ऊपर में दिखती है। असली वाले का माउथ पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें जो दिख रही है ना उसका पूंछ पे निशाना लगाओ। नॉट गेटिंग? असली वाली मछली का माउथ पे निशाना लगाना चाहते हो कि कांटा जाके फंस जाए, तो नकली वाले का पूंछ को पकड़ो, तो पूंछ के ही लेवल पे ना। नहीं समझ आया अभी भी? ये तब नहीं समझ आता अगर हम ये वाला फोटोवा नहीं बनाते, तो सब बच्चे सोचता है मछली तो ऐसी होती है ना, तो साला पूंछ और मुंह तो सब एक के लेवल पे होता है। पर इट्स लाइक दिस कि नो, इट्स मछली इज लाइक दिस। तो मुंह में फंसाना चाहते हो, तुम जिस मछली का मुंह पे फंसाना चाह रहे हो, तुम्हें वो मछली दिख रही है, तुम्हें तो ब्लू वाली दिखती है। ब्लू वाली का पूंछ पे निशाना लगाओ तो असली वाले का मुंह पे। अब क्लियर है? डायग्राम बनवाया हुआ है कॉपी में? बोला ऐसी मछली नहीं बनवाए थे आप, पर फोटोवा बनवाए थे ना, बस मछली ऐसा था, ऐसा कर लेना अपने से। चलो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन व्हेन रेज ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू एयर द apparent image of fish is formed at a higher level. समझ रहे होंगे, apparent image of fish is formed at a higher level and ahead of its actual position. जहां असली में मछली है वहां दिखती है कि उससे थोड़ा ahead दिखता है, ahead of its actual position. Thus the fisherman aims at the tail of the apparent image. Tail of the apparent image. I repeat students, tail of the apparent image का टेल पे वो निशाना लगाता है, टेल ऑफ द apparent image। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, बारिश के लिए कोई डिग्री थोड़ी चाहिए, ऐसा कोई डिग्री नहीं है। बारिश की वजह से टेम्परेचर लो हो जाता है। हाँ हाँ, वो भी पढ़ना है। मृग मारीचिका बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसका एक नाम है, वो भी पढ़ना है। नहीं, शीट नहीं है, पर है, बता देंगे, वो बता देंगे। हिट्स एट द हेड ऑफ द एक्चुअल फिश। क्लियर है? नेक्स्ट पेज आइए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब पढ़ना है ये, स्कैटरिंग नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्हाट इज डिस्पर्जन? द ब्रेकिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट into its 7 constituent colors is called dispersion of light. क्लियर है स्टूडेंट्स? 7 रंग टूट गया अगर किसी प्रिज्म से गुजर के, तो इस टूटने की फेनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। स्कैटरिंग अलग चीज था। स्कैटरिंग क्या था? अगर वो चल रहा है और उसके रास्ते पे कोई पार्टिकल आ गया, तो पार्टिकल उसको आगे जाने देगा कि उसको अलग अलग दिशाओं पे स्कैटर कर देगा। पर यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि 7 रंगों में टूट गया। अब बताओ 7 रंग में टूटता क्या है? बोलो, जब ये हवा में है, सारे सातों के सातों एक ही रफ्तार से चलती हैं, पर जैसे ही द मोमेंट दे एंटर्स द ग्लास, शीशा में घुसने के बाद शीशा व्हाइट के जो 7 रंग है ना, उसमें से एक और रंग को बोलता है कि ज्यादा मुड़ो, मोड़ देता है उसको। तो उस बेचारा को चलते चलते ट्रैवल करते समय अपना पाथ बदलना पड़ जाता है। लेकिन रेड को बोलता है थोड़ा सा मुड़ो, थोड़ा सा मुड़ो, थोड़ा सा मुड़ो, तो ये दूसरे पाथ पे चला जाता है। मतलब असली में हवा में भी इसके अंदर 7 रंग थे, पर सातों अलग अलग पाथ पे चल रहे थे कि सब सेम पाथ पे चल रहे थे। सेम पाथ पे चल रहे थे तो हमें 7 रंग दिख रहा था कि सब तो एक ही पाथ पे, तो एक ही को दिख रहा था सब, लेकिन ये 7 अलग अलग पाथ पे हुआ। तो क्रेडिट गोज टू दिस स्कैटरिंग मीडियम। शीशा की वजह से ऐसा हुआ कि शीशा ने उसे 7 रंगों में तोड़ दिया। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन कि अगर एक प्रिज्म है जिससे रोशनी पार हुई, 3, 4, 5, 6, 7 रंग में टूटा, और इस प्रिज्म के कंपैरिजन में एक प्रिज्म और रख दिए उल्टा करके। कैसे करके? तो ये सातों ना रिकॉम्बाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकॉम्बाइन हो जाता है, और लास्ट में एक व्हाइट लाइट निकलता है। दिस इज इंसिडेंट। तो बोलो कैसा है दोनों? बोलो, आपका फोटो में नहीं दिख रहा है पर पैरेलल होगा दोनों। कैसा होगा? सो व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन?
जब एक प्रिज्म को उल्टा रखा जाए कंपेयर टू द गिवन प्रिज्म, तो उस उल्टे प्रिज्म से सातों स्कैटर्ड लाइट घुसेगा, डिस्पर्स लाइट नॉट स्कैटर्ड, तो दे रिकॉम्बाइन टू गिव अस अ व्हाइट लाइट, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। और ऐसा साइंस लैब में आप लोग कर भी सकते हैं। चलिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज अ फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। स्प्लिटिंग को गोल कर लेना। यहाँ छितरना हुआ कि टूटना हुआ? अरे पगला, टूटना ना हुआ, यहाँ पे तो टूटना हो रहा है, छितर थोड़ी टूट रहा है वो। ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम शब्द को रेक्टेंगल बॉक्स बना के, गोल नहीं कीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, स्पेक्ट्रम कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ द कलर फ्रॉम द लोअर टू द अपर एंड इज कॉल्ड विबग्योर। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या कहलाता है? वो विबग्योर कहलाता है। वायलेट कलर डेविएट्स थ्रू मैक्सिमम एंगल, इधर आइए, सीधा से सबसे ज्यादा मुड़ा, वायलेट थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा, क्लियर है ना? पूरा साल ही हम आपको समझाएं, खकोरे हैं, ज्यादा मुड़ा नहीं पढ़ाए थे, लाइट 1 भी तो पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ाया था। ओके, द कलर ऑफ the order of the colors from the lower to the upper end is called Vibgyor. Violet color deviates through the maximum angle and the red color denote minimum angle. Red color सबसे कम एंगल से होता है। This is why violet is at the lower end and red is at the upper end, क्योंकि वो मुड़ा ही नहीं, तो ऊपर के ऊपर ही रह गया। Now what is recombination of white light? What is recombination? The phenomena due to which a prism splits a white light into 7 constituent color and a second prisma kept in inverted position. कैसा रखोगे जी? Inverted position. With respect to the first one, recombines these 7 colors to finally give a white light. It's called recombination of white light. Clear है? ये दोनों छवि जो है, मतलब एक ही साथ बनेगा, इस बॉक्स में बना लीजिए ये छवि। डिस्पर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, बना लीजिए, छवि बनाइए। हाँ, नहीं वो तो बनाया ही जाता है वैसा कि वही निकले, उसका सोर्स ही वही कलर का निकले। ओके, रेनबो फॉर्मेशन को टिक मारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेनबो फॉर्मेशन को टिक मारो, रेनबो फॉर्मेशन को टिक मारो। क्लियर है? अब एक बात सुनिएगा, ये एक वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी में स्विमिंग पूल के अंदर जाके सतह पे एक तो सोर्स ऑफ लाइट लगा दिए, बाहर रिमोट कंट्रोल द्वारा तुम लाइटवा ऑन किए, रोशनी निकला, पानी में ट्रैवल किया रोशनी, क्या लगता है बेंड होगा? रिमोट कंट्रोल द्वारा ये लाइट पानी के अंदर फिट किया हुआ है, रिमोटवा को ऐसा टीपो कि रोशनियां थोड़ा बेंड होकर निकले, फिर मुड़ा। एक बात बताइए, इस बार जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और अगली बार जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कुछ फर्क होगा? मतलब स्विमिंग पूल जब सुनते हैं तो हमको याद आता है अपना अपार्टमेंट कॉलोनी वाला, लाइट रखे हैं, बाहर रिमोट कंट्रोल से मारे, लाइट निकला उधर एक तल्ला वाली आंटी के यहाँ, याद आ रहा है ना? फिर रिमोट कंट्रोल के द्वारा कुछ उसका ऐसा है कि टिपे, लाइट मुड़ा, सेकंड फ्लोर वाली आंटी के यहाँ रोशनी किया। अब क्या किया? अच्छा, आंटी नहीं, आंटी की बेटी, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। तीसरी बार ये लाइट तो भाई पानी के अंदर रखा है तुमने, इस बार लाइट ऐसा ट्रैवल हुआ स्टूडेंट्स कि तुम ढूंढ रहे बेटा लाइट हुआ कहाँ, आंटी पे नहीं गया भाई, तो लाइट एक्चुअली कहाँ रह गया? पूरा सतह को लबालब चकाचौंध कर दिया, पूरा सतह को। सो टेल मी व्हाट इज रिफ्रैक्शन इस बार? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे तुम इमेजिन करो ना, तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे। स्विमिंग पूल अपना कॉलोनी वाला स्विमिंग पूल इमेजिन करो। हम लोग जैसे छोटा मोटा अपार्टमेंट नहीं, एकदम कॉलोनी वाला, स्प्रिंग वैली अपार्टमेंट, रोज वैली, उस टाइप का कोई वैली उली टाइप का अपार्टमेंट पहले इमेजिन करो। रोज वैली, स्प्रिंग वैली, आशियाना, घरौंदा अपार्टमेंट, वैसा कोई अपार्टमेंट। हम लोग जैसे थोड़ी छोटा मोटा मानिक मेंशन। आ जाओ, पूल के अंदर लाइट है, तुम लाइट को पानी में रखे हो डेंसर में, तुम कहाँ हो? रोशनी सीधे सट से पार होगा कि थोड़ा मुड़बे करेगा? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोशनी मुड़कर यहाँ है, पर वो मुड़कर फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अगली बार तुमने रोशनी को, क्योंकि रिमोट कंट्रोल द्वारा तुम्हारी जो रोशनी है अंदर पे सोर्स ऑफ राइट है, उसको तुम मूवेबल है, मूव कर सकते हो। वो थोड़ा मुड़ा, तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे सीधा है कि नहीं सर हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हमको थोड़ा साइंस आता है, पानी से निकल कर हवा में आ रहा है, तो बेंडिंग तो होगा सर। क्या लगता है बेंडिंग विल गेट बाई अ डिफरेंट अमाउंट दिस टाइम? वाई बाई अ डिफरेंट अमाउंट? क्योंकि मैंने I1 की जगह अब तो सर जी I2 कर दिया, मेरा तो इंसिडेंस बदल गया है। तुम नहीं बोले मुड़ के वही वाला आंटी के पास कि दूसरी फ्लोर की आंटी के पास जाएगा। आप तीसरा बार फिर वही रिमोट कंट्रोल द्वारा यहाँ खड़े हैं, तुम देखे भाई आपको यहीं रहे, आंटी दिख नहीं रही है, वो एक्चुअली गया कहाँ पे? सतह पे रह गया। तो बोलो क्या लगता है, बेंडिंग था? बोलो हाँ, तो आप कैसे हो गया? बेंडिंग था। अगली बार था? बोलो हाँ, हथवा और था, हुआ। और अगली बार हथवा कहाँ हो गया? सतह पे रह गया, पूरा सतह ही चकाचौंध हो गया। मतलब रोशनी पूरे स्विमिंग पूल को ही जगमग जगमग कर दिया। अब तुम क्या किए, इंसिडेंस की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा दिया, I4 कर दिए। इस बार क्या कर दिए? I4 जब तुमने किया तो तुम देखा, इतना अच्छा समझाया तो उस दिन की रजनीकांत का पिक्चर जैसा है जी, पानिया से रोशनी निकला, साला पानी में टकरा के पड़क से अंदर आ गया। ऐसा कभी होता है कि पानी में रोशनी टकरा के भितरे भितरे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भितरे भितरे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पानी में रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम ऐसा बोले होंगे, साउथ का पिक्चर है, ऊपर से रजनीकांत उसका हीरो है, तो भितरे भितरे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बताइए I1 से बड़ा क्या दिया? उससे बड़ा क्या दिया? उससे बड़ा I4। I1 के समय कुछ रिफ्रैक्शन हुआ R1, फिर कुछ हुआ R2, लेकिन इस समय क्या हुआ जानते हो? रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ। तो जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है ना, तो इसको I3 ना कह के IC कहते हैं। IC का मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर IC से बड़ा और दिए इंसिडेंस, तो अब इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। क्लियर है? बोलो हाँ, सारा बात उस दिन पढ़ाए थे आप। आ जाइए वापस से रेनबो फॉर्मेशन में। आ जाऊं स्टूडेंट्स? आइए। जब बारिश के जस्ट बाद अगर सूरज उग जाए, ज्यादातर नहीं होता है, बारिश हुआ अगर तो बादले रहता है आसमान में, क्लियर स्काई नहीं ही होगा। पर अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि बारिश हुआ, एकदम झमाझम बारिश हुआ, पूरा एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड, मॉलिक्यूल्स नहीं, वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड है। बोलो तो आजो चपचप है, पूरा नमी है वातावरण में, मॉइस्ट एयर है, नहीं है क्या? अभी जो हवा है ड्राई है कि नहीं सर? अभी तो पिछला 10, 12, 15 दिन से रांची में मॉइस्ट ही एयर होगा, ड्राई एयर नहीं होगा। लेकिन मई जून के महीने में एयर कैसा था? ड्राई एयर था ना, हवा में नमी थी क्या? पर अभी इतना बारिश हुआ है 10-15 दिन से, राखी से चल ही रहा है बारिश, तो हवा कैसा है? मॉइस्ट है। तो बारिश के जस्ट बाद, हवा में तो नमी हर समय रहेगा, बारिश हुआ तो नमी आना ही है। पटवारी सुन रहे हो? हवा में बारिश होने के जस्ट बाद एकदम धूप निकल जाए, आसमान क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? आसमान। तो जानते हैं इससे क्या होता है? बारिश हुआ, बाबू गरीब काहे उसको नुकसान पहुंचा रहे हो तुम तो पढ़ के बैठे हो पूरा। चलिए, उसका घड़ा खाली है, तुम्हारा ना भरा हुआ है। चलिए, ये है वाटर का ड्रॉपलेट। एक ड्रॉपलेट की मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स मिल गए। बारिश हुआ है, मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स मिल गए, और इत्तेफाक से धूप आ गया। इत्तेफाक से धूप आया, मतलब सोर्स ऑफ लाइट आ गया।
हर दिन ऐसा होता है बारिश हुआ तुरंत धूप आ जाता है? प्लीज लिसन टू मी स्टूडेंट्स, क्या किया जी लोग, काहे ऐसा करते हो भाई? किसी का कुछ पर्सनल बोल के भी होता होगा। गलत बात भाई। मान लो मम्मी घर का सामान उमान का लिस्ट भेजती है, राशन वाशन का, कुछ भी इंपॉर्टेंट भी तो हो सकता है ना। चलो चलो, बारिश हुआ, बारिश हुआ। क्यों करवाएगा? एनीवेज चलिए, वाटर ड्रॉपलेट्स एक तो है कि मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट की तरह एक्ट कर रहा है। बोलो भाई, सूरज उग गया, क्लियर स्काई हो गया, सूरज आ गया। नाउ लिसन टू मी, सूरज की रोशनी एंटर करता है जब इस बड़ा वाला ड्रॉपलेट को, क्या तुम बोल सकोगे कि देखिए आसमान में बड़ा ड्रॉपलेट दिख रहा है कि वो विजिबल नहीं है, पर सारे वाटर ड्रॉपलेट जो सस्पेंडेड मिलकर एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह? लाइट रेस एंटर करता है। क्या लगता है ये कंटिन्यू करेगा कि थोड़ा सा बेंड हो जाएगा? व्हाट इज द फर्स्ट फेनोमेना विच हैपेंड? बेंडिंग। बोलो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, हो गया ना। कंटिन्यू किया कि बेंड हो गया? बेंड हो गया। सो विच फेनोमेना हैपेंड? अच्छा, गोलवा थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, लीजिए, ठीक। आगे सुनिए, बेंडिंग के साथ साथ ये 7 रंगों में भी टूट गया, वी से लेके आर तक। मैं और खचखच करके गंदा नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? चलिए 7 गो है। अब क्या होता है, ये चाहता है निकलना वाटर ड्रॉपलेट से बाहर। चलो मान लो निकल भी गया, तो क्या लगता है? इट विल कंटिन्यू कि नो इट विल नॉट कंटिन्यू, इट विल बेंड? यही होना चाहिए ना, पक्का ना। सो व्हाट इज द फर्स्ट फेनोमेना व्हिच हैपेंड? बोलो रिफ्रैक्शन हुआ। सेकंड क्या हुआ? डिस्पर्सन। 2-2 लिख रहा है, मतलब दोनों में 2-2 ही हुआ, यहां से यहां तक बैंड ऑफ 7 कलर्स। तीसरा क्या होता है ना, ये कुछ इस एंगल से जाकर अंदर टकराता है, कुछ अंदर इस एंगल से जाकर टकराता है, कुछ इस एंगल से टकराता है कि टकरा के पार नहीं हो पाता है, टकरा के बाहर नहीं निकल पाता है, टकरा के रिफ्रैक्ट नहीं हो पाता है। रिफ्रैक्ट नहीं होके सड़क से भीतर भीतर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टकरा के ये जो V से लेके R तक है रोशनी, वो टकरा के रिटर्न्स बैक। मतलब R वाला अब R' पे और V वाला, तो ये तुम्हें 7 रंगों का बैंड दिखता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब यहां जब निकलेगा तो क्या लगता है शौर्य पंकज सीधा कि थोड़ा लिटिल बिट ऑफ बेंडिंग होगा सर? R वाला रिटर्न बैक होके R' और V वाला आपको एग्जाम में बस यहीं तक बनाना है, बट हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। अगर ये निकलता होगा तो कंटिन्यू करेगा कि थोड़ा बेंडिंग होगा, पर आपके एनसीईआरटी में यहां तक नहीं दिया है, बस बोला टकरा के इट बेंड्स, इट रिटर्न्स बैक। व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स? इट रिटर्न्स बैक। तो बोलो, हमको अगर रेनबो पढ़ाना है ट्यूशन में, तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नहीं पढ़ाएंगे कोचिंग में, तो बच्चा को कैसे समझा पाएंगे? बच्चा तो हमको केस कर देगा कि टीचर गलत पढ़ा रहा है, रोशनी आया, टकरा के बाहर नहीं गया, ये कहाँ पढ़ा रहा बे, टकरा के वापस रिटर्न हो गया। ऐसा थोड़ी होता है रिटर्न हो जाए। पर हम जब बोले तो तुम लोग सहमत थे कि हाँ रिटर्न होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ ऐसा कोई फेनोमेना है कि इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट इज हैपनिंग?
इसलिए पढ़ाना पड़ता है। ये अब सिलेबस से हट चुका है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब हट गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हट गया। ये कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन आर ऐसे रिटर्न्स बैक हो गया। अगर मैं डायरेक्ट बोलता तो बच्चा हमको केस कर रहेगा कि सर्वा गलत पढ़ाता, रोशनी टकराया, रोशनी कैसे लौटा बे? रोशनी तो टकरा के पासेस थ्रू इट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ाया? पर तुम लोग एक्सेप्ट किए क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा कुछ फेनोमेना होता है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower। बारिश के जस्ट बाद अगर हुआ तो रेनबो बनेगा। It is formed by dispersion। डिस्पर्जन बोले तो ये ना, स्कैटरिंग नहीं, splitting of light। It is formed by dispersion of sunlight by water droplets present in the atmosphere। वाटर ड्रॉपलेट किसके जैसा एक्ट करता है? प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। वाटर, ओ लिखा हुआ भी तो है, लिखा हुआ भी है जी, water droplets acts as a small prism। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। सत्यकाम तुम बताओ, अगर सुबह 12 से पहले आसमान में रेनबो दिखा तो कौन से आसमान में दिखेगा? टुवर्ड्स योर वेस्ट स्काई कि टुवर्ड्स योर ईस्ट? सूरज ईस्ट, रोशनी मारा, हवा में क्या मिला उसे? वाटर ड्रॉपलेट्स। स्क्रीन नहीं बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स। वो पूरब है, सूरज की रोशनी बीच में किससे टकराई? ये वाले आसमान में मिलेगा। और अगर शाम या दोपहर 12 के बाद आएगी, घर से फोन है, बोलो 10 मिनट और होगा क्लास, यहीं से बोलो ना, यहीं से बोलो 10 मिनट और होगा। ओ इसकी भी कोई है? ओ ओके, चलिए, द वेरियस स्टेप्स आर एज फॉलोज। याद रहेगा, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट स्काई। अगर स्काई में सूरज ईस्ट की तरफ है तो रेनबो वेस्ट की तरफ, और अगर सूरज वेस्ट में तो रेनबो ईस्ट में। द वेरियस मतलब जिससे भी बात कर रहे हैं, मतलब उसको भरोसा नहीं कि तुम ट्यूशन में हो। देखो, कोई भी रिश्ता ना भरोसे पे टिका होता है। बैठो, कोई भी रिश्ता भरोसे पे टिका होता है। तुम वीडियो कॉल दिखा के प्रूव कर रहे हो। अच्छा, मतलब वहां भी भरोसा नहीं है। चलो चलो, द इंसिडेंट सनलाइट स्ट्राइक्स रेन ड्रॉप एट बी। बोलो भैया, कहाँ के टकराया? बी पे। द इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक्स द रेन ड्रॉप एट बी एंड व्हाइल एंटरिंग द रेन ड्रॉप अंडरगोज रिफ्रैक्शन। बोलो जी, पॉइंट नंबर 1 यहाँ कौन सा फेनोमेना हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया, बेंडिंग तो हुआ। आगे सुनिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन द सनलाइट गेट्स डिस्पर्स्ड। सिर्फ मुड़ा के मुड़ते के साथ साथ रंग में भी टूट गया। तो सेकेंड फेनोमेना मैंने क्या लिख दिया? डिस्पर्शन भी हो गया। आई रिपीट, बी नाम के बिंदु पे आके टकराया, कंटिन्यू कर गया कि कंटिन्यू नहीं किया? मुड़ गया। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और 1 नंबर से 2 नंबर तक जो बैंड ऑफ 7 कलर्स बना, वो क्या है? पॉइंट नंबर 2 में आइए, आफ्टर रिफ्रैक्शन द सनलाइट गेट्स डिस्पर्स्ड इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स फ्रॉम BV टू BR। BV टू BR, BV टू BR। ओके, आफ्टर डिस्पर्शन द 7 कलर गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इंटरनली रिफ्लेक्टेड क्या ये पार हुआ कि बेहतर रिफ्लेक्शन? इंटरनली रिफ्लेक्टेड को कृपया गोल करके VVI लिखो। लिख लिए? इंटरनली रिफ्लेक्टेड को गोल करके VVI लिखो, ठीक। और वहीं कहीं बगल में आसपास 3 शब्द बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन से 3 शब्द? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि अब ये सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसका परिभाषा वैसा नहीं लिखाएंगे, पर अगल बगल में लिख लीजिए ताकि आप घर पे पढ़े तो आपको याद है कि अच्छा भीतर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल। इंटरनली रिफ्लेक्टेड को गोल कर लिए ना, अगल बगल में 3 शब्द बोल रहे, लिख लीजिए अगल बगल में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख लीजिए।
आफ्टर डिस्पर्शन द 7 कलर गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड। कौन सा फेनोमेना हो रहा भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा फेनोमेना हो रहा भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड फॉलो द पाथ RR1 एंड VV1। R से कहां तक आया बाबू? और V से कहां तक आया? V1 तक आया। द रेज RR1 एंड VV1 while coming out of the droplet, अच्छा, again undergoes refraction। यहां पे भी हुआ 3 नंबर और 4 नंबर में क्या हुआ? Again undergoes refraction due to the change in medium from denser to rarer। क्लियर है? ये फोटो को इस बॉक्स में बनाएं और थोड़ा समझ के बनाइएगा। हम सुन रहे हैं आपका भी, समझ के बनाइए। और सब लोग एक काम करो, पहला ऐसे हम तुमको टाइप करके दिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ इतना जगह दिए हैं, या कौन सी लिखोगे बोलो? सेकेंड पॉइंट के बगल में यहाँ जगह दिए हैं, कौन सी लिखोगे? समझ रहे हो विनीत हम क्या बोले? तीसरा पॉइंट के बगल में इधर बहुत जगह दिए हैं, कौन सी लिखोगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और चौथा के बगल में जगह दिए, क्या लिखोगे? रिफ्रैक्शन लिखोगे। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा हो गया, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा और ये छवि बना लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एकदम छवि के साथ पूछता है एक्सप्लेनेशन इसका कि रेनबो कैसे बनता है, एक्सप्लेन कीजिए। बना लिए भाई, क्या लूट है उसका? ए भगवान, ये कचड़ा कर दिया जी। मिटा दे। ऐसा किए भाई? ये करना था, ये कर दिया। चलो चलो, अरे लड़का, खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। ठीक है, चलो 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 भैया, चलो, फोन उन आ रहे लोग का, भैया खत्म करने दो। आइए स्टूडेंट स्टूडेंट्स, रेनबो 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 रेनबो, क्लियर है? 4 पॉइंट्स लिखाए हैं
इधर जगह भी छोड़े हैं। चौथा के बगल में इधर रिफ्रैक्शन लिख लिए। एकदम घुटा गया पानी नियर। सबसे पहले लाइट रे घुसा, क्या कंटिन्यू किया कि थोड़ा बेंडिंग हो गया। सो व्हाट इज द फर्स्ट फेनोमेना? 7 रंगों में टूट भी गया क्या? सेकेंड फेनोमेना डिस्पर्शन, आके टकराया तो वो बाहर निकला कि भीतरे भीतरे रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द थर्ड फेनोमेना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लास्ट में बाहर जब ड्रॉपलेट से बाहर आया तो वापस रिफ्रैक्शन। चलो 3 4, ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, भीतरे भीतरे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल। ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। आइए स्टूडेंट्स, आइए, रियल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। रियल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, ये मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं ना। रियल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स के लिए, रियल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स के लिए आप ये ड्राइंग बना लो बगल बॉक्स में। बॉक्स थोड़ा छोटा पड़ जाएगा पर आप ट्राई कीजिए एडजस्ट करने का। भाई गला दुख रहा है, थोड़ा बोलने दो ना। जब आप ड्राइंग बनाएंगे ना, ट्राई करना, ट्राई करना तुम्हारे ड्राइंग में स्टार थोड़ा नहीं एकदम उधर हो। पूछो ऐसा काहे बनवा रहे हैं? टिल्टेड रे आएगा ना जी, तो फोटोवा में तुम एकदम साफ साफ दिखा पाओगे कि हाँ रिफ्रैक्शन हुआ। कंटिन्यू किया कि मुड़ गया, देखिए एकदम साफ साफ दिख रहा है। जानबूझ के तुम कुछ ज्यादा जोश में उधर ले गए तारा को, बट हम क्यों बोल रहे हैं उधर बनाने समझ में आया, ताकि रे आया तो दिखा, मुड़ गया, वापस से आइए, कंटिन्यू किया कि मुड़ गया। ऑब्जर्वर उसे रिट्रेस किया तो कहां दिखा तारा। थोड़ा जल्दी बनाओ ना भाई, जल्दी बनाओ। खेड़िया जी बनाइए। हाँ कितना होता है ये मुझे नहीं पता है, ये रटा हुआ नहीं है। डेटा तुमको गूगल पे करो या बुक पे देखो, डेटा नहीं रटा हुआ है। डन 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 भाई, डन। चलो, द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। होराइजन किसे बोलते हैं पता है ना? जहां पे आसमान और पृथ्वी मिलता हुआ नजर आता है। कभी आसमान और पृथ्वी मिलता नहीं है, पर लगता है कि देखो वहां पे आसमान और पृथ्वी मिल गया। छठ पूजा के समय आप जहां पे देखते हैं ना सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, वही होराइजन है। लगता है ना वहां दोनों मिल गया, समुद्र के अंदर डूब गया, पर डूबता है नहीं वो। हिंदी में बोलते हैं क्षितिज। Okay, the stars appear slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. This is because the star on entering the Earth's atmosphere undergo refraction. कृपया गोल कीजिए undergo refraction. कृपया गोल कीजिए undergo refraction. गोल किए by various layers of atmosphere. गोल कीजिए various layers को। गोल कीजिए, गोल कीजिए वेरियस लेयर्स को। बोलो इस फोटो में क्या दिखाया गया है? वेरियस लेयर्स, वेरियस लेयर्स को दिखाया गया है। फोटो में क्या दिखाया गया है? वेरियस लेयर्स को दिखाया गया है। गेटिंग स्टूडेंट्स? बाय वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देन रीचेस अर्थ। सिंस, क्या बोला? Since the atmosphere bends the starlight coming from S towards normal. बोलो जी, यहां से तुम देख रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है? रोशनी towards the normal होके तुम्हारे तक आई कि away from normal होके आई? क्योंकि तुम डेंसर में हो तो towards ही आएगी ना। Since the atmosphere bends the starlight coming from S towards normal, so when these refracted rays are retraced, टाइपिंग मिस्टेक है, सुधारो उसको, फिर से बोल रहे हैं। सो व्हेन दीज रिफ्रैक्टेड रेज आर रीट्रेस्ड, वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सुधारो। व्हेन दीज रिफ्रैक्टेड रेज आर रीट्रेस्ड, काटो और टाइपिंग गलत है, ठीक करो। व्हेन दिस रिफ्रैक्टेड रेज आर रीट्रेस्ड, देन दे
appear to come from a slightly, then they appear to come from a slightly higher position S dash instead of S. Appear to come from a slightly higher position S dash instead of S. Thus we get apparent image of the star S dash instead of S. मतलब हमें जो तारा दिखता है वो S वाला नहीं दिखता है, S dash वाला दिखता है. अब आते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बोलो जी कौन सी बदल रहा है लगातार? Atmospheric condition. Due to the change in atmospheric condition of the earth, the apparent position of the stars keeps on changing. Keeps on changing को गोल करो. एक जगह रहा कि बदलता रहा जगह उसका. Keeps on changing. एक के बार में भग भुग की gradually and slightly. When the apparent position of the star fluctuates, then the path of the light coming from the star goes on varying. अलग अलग जगह से दिखता है. Due to this change in light entering our eyes, the star sometime appear brighter. Brighter को गोल करो. And at other times appear fainter. Fainter को भी गोल करो. मिला? ढूंढिए ना. कभी कभी brighter दिख रहा है और कभी कभी fainter दिख रहा है. Thus the fluctuating position of star gives it a twinkling effect. Fluctuating position of star gives it a twinkling effect. Effect of refraction at sunrise and at sunset. ध्यान से सुनिए, इसका फोटो का जगह नहीं है, कहीं पे बना लेना. सुनो, सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, अभी रात ही है. ध्यान से सुनना. अभी छठ पूजा के समय आप ये चीज जरूर देखते होंगे, सुबह इंतजार कर रहे कब सूरज उगेगा तो पहला अर्घ देंगे. इंतजार करते हैं. एक्चुअली होता क्या है, सूरज का उगना और डूबना, क्या असली में सूरज उग जाता है और डूब जाता है? बोलो, सूरज वही है. पृथ्वी घूमते घूमते ऐसे पोजीशन पे आ जाए जब मुझे लगने लगे कि होराइजन से ऊपर चल गया सूरज, तो हम लोग बोलते हैं उग गया. और छठ का जब शाम वाला अर्घ होता है तो हम लोग डूबते देखते हैं ना, क्या सूरज उगता है और डूबता है कि नहीं? नहीं, पृथ्वी का पोजीशन चेंज होता है. ये सबको पता है, लेकिन अभी हम पढ़ाते समय गलत शब्दों का प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं. अभी सूरज नहीं उगा है. मत टोकना कि सर सूरज हुआ कब से उगने लगा, सूरज तो वहीं रहता है. हम गलत शब्द का प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं. आई होप आप समझ रहे हैं. अभी सूरज उगा नहीं है, अभी 2-3 मिनट बाद उगेगा. कितना मिनट बाद? बट सन तो हमेशा से प्रेजेंट रहता है ना, सन तो कहीं छुपता नहीं है. मतलब सन की रेज रात को भी स्प्रेड तो हो ही रही है. वो अलग बात है कि पृथ्वी घूम जाता है ऐसे तो उस तक पहुंचती नहीं है, इसलिए रात हो जाता है, और जब घूम जाता है तो दिन हो जाता है. मतलब सूरज अभी उगा नहीं है, अभी 2 मिनट बाद उगने वाला है. पर क्या लगता है, सन का रेज लगातार 24 घंटे आते रहता है कि नहीं? सन का रेज आ रहा है, पृथ्वी को टकराता है. पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में जो टकराता है ना, उसका एटमॉस्फेयर उसको बेंड कर देता है इनवर्ड्स. व्हाट इज द फेनोमेना कॉल्ड? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भितरे भितरे रिफ्लेक्शन. ये कुछ इस एंगल पे रहता है. आखिरी के 2 मिनट, बस अब सूरज उगने वाला है, कुछ उस एंगल पे रहता है कि टकरा के इनवर्ड्स आता है. पृथ्वी वासियों ने जब इसे रिट्रेस किया तो सूरज उसे कहां दिखा? एस डैश पे इंस्टेड ऑफ एस. मतलब सुबह का जो पहला सूर्य होता है 2 मिनट, एकदम भोर का शुरुआती 2 मिनट का सूर्य, वो सूरज उगा हुआ नहीं रहता है बेटा, तुम नकली सूरज देखते हो. अब 2 मिनट बाद सूरज सच में उठ जाता है. और हम ये क्लियर कर चुके, सूरज उठना बैठता नहीं करता है. क्लियर हो गया? अब शाम के समय सूरज ढल गया. सूरज ढल गया. फिर से बोल रहे हैं, सूरज ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सूरज वही है, बट हम लोग ऐसे बोलते हैं सूरज ढल गया. सूरज तो ढल गया, पर ढलने के 2 मिनट बाद तक तुम देखते रहते हो सूरजवे को. 2 मिनट तक नकली सूरज देखते हो. ढल गया, पर रोशनी तो अभी भी आ रही है, पृथ्वी से टकरा रही है, इंटरनली बेंड हो जा रही है, और इंसान उसे रिट्रेस करता है तो इंसान को एस डैश दिखती है. तो क्लियर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2 मिनट के लिए सुबह और शाम को तुम नकली सूरज देखते हो. ये हमको पता नहीं. सुन लो, बाकी जो आ रहा नहीं आ रहा वो हम नहीं जानते. बुढ़वा लोग पेपर सेट करता है, सब आता है. चलो. सन रेज कमिंग फ्रॉम द स्पेस entering Earth's atmosphere has to travel from rarer to denser medium, and so they get bent slightly inwards towards the normal. Slightly inwards को गोल करो और तीर बना के बाहर लिखो total internal reflection. Slightly inwards को टिक मारो, गोल करो और देखो तीर बना के बाहर लिखो. तीर बना के बाहर लिखो total internal reflection. Total internal reflection.
and thus when these rays are retraced, then they appear to come from a slightly higher position S dash instead of S. Therefore the sun appears to rise a few minutes before the actual sunrise. असली सूर्योदय से पहले ही हमको दिखने लग जाता है. For the same reason, it continues to be seen for a short while after the sun has actually set. The time difference is of 2 minutes. 2 मिनट तक सूर्योदय हो चुका है, सूर्यास्त हो गया है, पर तुम्हें तब भी दिखते रहता है बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर है? हमने बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो डाल दिया है यूट्यूब